नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीय राजनीति में बवाल मचा हुआ है। सेबी चेयरमैन से इस्तीफे की मांग तेज है। सेबी चेयरमैन ने जो सफाई दी है उसके बाद बहुत सारे नए सवाल खड़े हुए हैं और विपक्ष ने अपना हमला तेज किया है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी जो दल है उसकी तरफ से जो आज शेयर बाजार में संभावनाएं थी कि शेयर बाजार दरक सकता है, जब पहली रिपोर्ट आई थी तब शेयर बाजार धड़ाम हो गया था और सबसे ज्यादा यदि कहीं कोई नुकसान निवेशकों को झेलना पड़ा था तो वो अदानी जो कंपनी है उनसे जुड़े शेयरों को लेकर झेलना पड़ा था। अब आज जब शेयर मार्केट कुछ सहम कर संभल गया तो मानो भारतीय जनता पार्टी को प्राण वायु मिल गई हो और उसके बाद से जो हमला है उसने वो अपने स्तर पर तेज किया हुआ है। जैसे पहली जो रिपोर्ट थी उसके बाद जो जोड़ा गया था या जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से निकल कर आई थी, कहा गया था कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक तंत्र है, उसको तोड़ने का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का कुचक्र होता है, एक साजिश होती है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी शुमार होता है, शामिल होता है। कुछ उसी तरह का रवैया जब आज शेयर बाजार नहीं दरका, नहीं उस तरीके से उसमें टूटन हुई, तो फिर बीजेपी ने उसी तरीके से हमले तेज किए। देश के पूर्व विधि मंत्री ने कई सारे आरोप लगाए और बाकी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पूरे का पूरा कुनबा है वो पिला हुआ है। इधर जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बाद सफाई जो दी गई है सेबी की ओर से, अडानी ने या अडानी के जो और से तो कहा ही गया है कि सब कुछ फेक है, गलत है, कहीं ना कहीं उसे डिफेम करने की कोशिश है। उन सबके बीच ये जो रार है, तकरार है, ये इसलिए बड़ा है, जैसा मैंने कहा कि सेबी की चेयरपर्सन जो है उनका जो माधवी बुच के जो सफाई है उसने बहुत सारे नए सवाल पैदा किए हैं, नए सवाल खड़े किए हैं। तो जो कुछ चल रहा है देश में इस वक्त, इस सब पर जो चर्चा के लिए हम ये अपनी जो नियमित डिबेट होती है शाम 6 बजे की, उसके लिए चलेंगे एक खास पैनल के पास। विशेष पैनल हमसे जुड़ गया है। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट गौतम लहरी जी हैं, सुधीर सक्सेना साहब हैं, रविंद्र शौरण जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी जुड़ी हैं और भी हमारे साथ अभी पैनलिस्ट जुड़ेंगे। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सबका बहुत स्वागत है और दर्शकों को हमारा स्मरण कराऊंगा कि आप हमारा ये पैनल इसे निरंतर देखते हैं। सभी जितने लोग हैं हमारे जुड़े हुए सीनियर्स हैं, लंबा अनुभव है, जो देश में घटनाक्रम होते हैं, जो चलता रहता है उस पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं, साफ साफ बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं। शुरुआत करने के पहले कुछ जो बयानात हैं उन पे जरूर मैं, एक तो बयान वो जो राहुल गांधी ने गत रात्रि दिया था जब ये पहले सामने आया था मसला मामला, तो पहले हम उसको सुनते हैं जो उन्होंने वो क्रिकेट मैच से तुलना की थी और बाद में आज दिन भर की कुछ गतिविधियों से जुड़े भी कुछ बयान, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज वाचिंग द मैच and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong.
and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged, very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. ये राहुल गांधी का जो बयान था, इसलिए क्योंकि वो लगातार अडानी या अंबानी को लेकर आगाह करते रहे देश को, इसलिए उस बयान को पुराना था, लेकिन इसलिए कि वो जाना चाहिए। साथ वृंदा करात जी का बयान एक ताजा आया है, वो भी मैं सुनाता हूं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अभी आई है, ये रिपोर्ट जो तथ्य को सामने रखे हैं, जो डिटेल्स को सामने रखे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त एक घोटाला का यहाँ पर्दाफाश हुआ है। उसमें जो जांच करने वाले सेबी हैं, वो सेबी के चेयरपर्सन जब इस संदेह के घेरे में आ गए हैं, तो निश्चित रूप पर जो पूरा जांच अडानी के बारे में हुआ था, वो साबित हो गया है कि ये जांच की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। तो अभी सेबी चेयरपर्सन के नाम जब आ गया है, तो पहले बात ये है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सेबी चेयरपर्सन से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। अगर वो स्वयं अपने पद को नहीं छोड़ रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जो कि देना चाहिए निष्पक्ष जांच के लिए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार तो बचाने की उस पर लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार का खुद इसमें पूरा हाथ है। इसलिए हम लोगों ने सबने मिलकर ये मांग की है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश की डिमांड है, तमाम विपक्षी दलों की ये डिमांड है कि तुरंत अभी एक जेपीसी का गठन किया जाए जो निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी ये केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक तरह का क्लीन चिट दे दिया। तो आज जब ये नए तथ्य आए हैं, तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का कोई टिप्पणी या कोई हस्तक्षेप होगा कि नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। ये वृंदा करात जी थी, और पहले राहुल गांधी जी को आपने सुना ही सुना, साथ में अखिलेश यादव जी ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अखिलेश यादव जी ने भी पूरे के पूरे मामले में कहीं जो वही मांग जो है सारा का सारा की जांच होनी चाहिए, और जो भारत का बाजार में निवेश है वो असुरक्षित है, उस भावना को जो है जगाने के लिए सेबी की प्रतिष्ठा का पुनर्स्थापना केवल एक निष्पक्ष जांच ही कर सकती है। कोई जांच की मांग है, और साथ साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वो कहीं ना कहीं अपनी बात रख रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला है जो मैं बात कर रहा था कि सफाई आई है, सफाई के बाद जो सेबी चीफ है उनकी सफाई के बाद बहुत सारे नए सवाल खड़े हुए हैं, और इसीलिए मांग हो रही है। बीजेपी तो उलट बात कर रही है। तो मैं शुरुआत करूंगा, लहरी साहब से शुरुआत करूंगा। दादा, ये जो भाजपा की तिलमिलाहट है, और वो जो अब इसने वो जो पुराना राग था कि ये देश को बदनाम करने की साजिश है, और ये कौन कह रहा है, जो देश के पूर्व विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उनका ऐसा आरोप है, और वो टूल किट गिरोह के तरह काम हो रहा है और भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है, विपक्ष चाहता है। कैसे देखिए, क्या कहिएगा? मतलब ऐसा लगता है शायद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति बनती चली जा रही। दादा। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो बात है इनके, तो जब तक भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा है सभी चेयरमैन, तब तक तो वो उसके खिलाफ शिकायत तो चलता रहेगा। पता नहीं, सबसे आसान तरीका है भाजपा के लिए, उसको रिजाइन करा के भाजपा में ज्वाइन करा लीजिए, उसके बाद सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये तो मैं लाइकली कर रहा हूँ। लेकिन असली बात जो है, अगर मान ही लिया जाए कि ये कोई षड्यंत्र है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए, या मोदी सरकार नहीं, अडानी को घेरने का बात हो रहा है, मोदी का नाम तो नहीं जा रहा, लेकिन मोदी जी का नाम, मोदी जी खुद इसको बचाने में लगे हुए आपके, तो अडानी जी इसमें शामिल है कि नहीं, सभी चेयरमैन है कि नहीं? सबसे पहले है, इतना बड़ा संस्था में अगर कोई शिकायत होता है, स्वाभाविक नियम से हमने देखा, पहले भी दिखा है, यही बीजेपी ने 2G स्कैम, बाकी स्कैम में रेजिग्नेशन का कितना डिमांड उठाया था, सबको रेजिग्नेशन भी देना पड़ा। तो ये तो परंपरा हम देखा है देश में। उनका डिमांड जो था, डिमांड तब तो जब सरकार थे वो तो मान लिया था।
इनका समय में ये सरकार में है, इनके ऊपर डिमांड करेंगे तो ये पहली सर्टिफिकेट देख बोलेंगे कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, नहीं तो इसको छवि खत्म करने के लिए, नहीं तो भारत का नुकसान करने के लिए। कहाँ से तो घोटाला का विरोध करना, घोटाला का कोई उजागर करना। हो सकता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ जो कहा है सब सच है। सच है कि झूठ है, इसके ऊपर आप इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं राजी हो रहे? आप एक निष्पक्ष जांच कीजिए। जो बात है इतना दिन तक जो जांच होते रहा है, सबसे बड़ा जांच जो होना चाहिए पार्लियामेंट में। साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में भी हो सकता है उसका, दोनों भी हो सकता है। तब ये निष्पक्ष होगा, तब तो दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाएगा। अडानी जी खुलेआम सबको जो बाकी अगर झूठा आरोप है तो उसको माफी मांगना चाहिए। अगर झूठा नहीं है तो इनको जेल जाना पड़ेगा। ये तो सीधी सी नॉर्मल प्रैक्टिस में तर्क का तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है मोदी जी का छवि अच्छा हो जाएगा अगर वो अभी बोल देते हैं कि सेबी चेयरमैन आपका ऊपर ये आरोप आया है, अब होल सेबी ऑर्गेनाइजेशन क्यों इसको झेलेगी? एक व्यक्तिगत सेबी चेयरमैन अपना व्यक्तिगत तौर पे कोई घोटाला किया था, कोई कॉम्प्रोमाइज किया था, वो होल ऑर्गेनाइजेशन को उसमें कर रहा है। अगर सोचिए कि कोई मंत्री का ऊपर कुछ हो गया है तो इसका कारण हम तो नहीं बोलेंगे कि इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, वो मंत्री को हटा दीजिए। तो इसके कारण सेबी चेयरमैन इतना बड़ा देश का बहुत ही पुराना संस्था है जो देश का जो शेयर बाजार है उसका नियंत्रण करता है, जिसमें लाखों लोगों का इसमें निवेश है। सिर्फ भारत का नहीं, विदेशों का भी निवेश है। ये छवि अगर विदेश में जा रहा है तो इसके लिए भारत में तो अगर कोई निवेश करे ना करे दूसरी बात, लेकिन विदेशों का जो निवेश आ रहा था तो बंद हो जाएगा। इसके लिए तो भारत का अर्थनीति अपने आप में सरकार पे क्षति पहुंचा रहा है। इसके लिए वो क्षति ना हो, एक निष्पक्ष होने के कारण ये हाँ ठीक है, आपने जो कहा है, जो देखा गया है, ये हो सकता है कि झूठा साबित हो जाएगा बाद में, लेकिन फिलहाल हम एक जांच बैठाते हैं। और जांच कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार जांच नहीं करेगी, क्योंकि सेबी चेयरमैन ही रहेंगे, वही जांच करेंगे तो जैसे उन्होंने पहले किया था ना, बिल्कुल, पहले बिल्कुल, किया था, बिल्कुल, पहले करके तो क्लीन चिट दे दिया था, बोला था सारे बिल्कुल, अरब झूठा है। अभी फिर आ रहा है उनका उनका जो सांठगांठ इसमें दिखाई दे रहा है, वो तो सबसे बड़ी बात है, वो तो सबसे बड़ी खुलासा है। मैं इसको अडानी का छोड़ के मैं बाहर ही रखता हूँ। लेकिन नियम तो है, जो रिश्वत देते हैं लेते हैं दोनों ही अपराधी है भारत का बिल्कुल। कानून के हिसाब से। जी, भारत जी। का जो नया कानून संहिता बना उस हिसाब से कड़े के कड़े सजा है। उसको पढ़ के देखिए क्या लिखा है, जो खुद बोल रहा है कि जो रिश्वत ले रहा है या रिश्वत दे रहा है। इसके लिए मैं तो चाहूंगा सरकार का छवि, अभी भी समय है, सरकार का छवि अच्छा हो सकता है अगर एक साहसी कदम सेबी को चेयरमैन को हटाने के लिए बोल सकते हैं तो। और पता नहीं चुनाव का पहले सेबी चेयरमैन अगर अडानी के साथ इतना कुछ किया है तो कितना पार्टी को फाइनेंस किया है, पता नहीं, ये तो जांच की बात है, वो तो बाद में निकल जाएगा। अभी तो धीरे धीरे आरोप जब मैं, ये भी मेरे को जानकारी है कि हाइडेनबर्ग रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, एक रिपोर्ट नहीं है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं बड़ा मुश्किल में पड़ेंगे सरकार। और भी रिपोर्ट आ रहा है, ऐसे कुछ जी, जी। हमको कुछ कुछ पत्रकार ने बताया जो बिजनेस कवर करते हैं, उनको शक है कि वो लोग बड़ा शंकित है कि ये अगर रिपोर्ट, बाकी रिपोर्ट भी धीरे धीरे ये इंस्टॉलमेंट वाइज रिपोर्ट अगर आते रहेंगे तो इसके लिए तो हमारा देश का आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगा। ऐसे ही खराब है, कहाँ आप विश्व अर्थनीति तीसरे स्थान पे लेके जाएंगे? अब तो 10वां स्थान में भी चले जाएंगे अगर इसको, तो इसके लिए तो नुकसान अब देश का कर रहा है। सीधी बिल्कुल, छोटी सी एक बात है, आप सेबी चेयरमैन को हटा दीजिए फॉर द टाइम भी, ठीक है, उसको पूरा दे, जब तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो बाहर रहे, उसको बाकी दूसरा काम मत दीजिए और पार्टी में ज्वाइन मत कराइए, तब और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, यही छोटी सी बात मैंने कहा ना, इसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। यही बोलना है कि एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए ताकि देश का भरोसा हो कि यस, मोदी जी सचमुच 15 अगस्त में जो लाल किला का मैदान से घोषणा किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो दाखला 10 साल से लोग खा रहा है आराम से, बिल्कुल, आराम से बिल्कुल। खा रहा है, ये शिकायत कहते हैं कि आराम से खा रहा है। तो ये जो कानून का जो नारा था वो नारा तो झूठा साबित हो जाएगा। उसका बचने के लिए सभी अच्छा है अभी तुरंत तो कार्रवाई करे, यही मेरा छोटी सी निवेदन। बिल्कुल, बिल्कुल। तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, इधर-उधर की बातें ज़्यादा हो रही हैं। सुनील शुक्ला सर भी जुड़ गए हैं। सुनील सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत करूँगा और मैं पहले जाऊँगा मीनू जी के पास। मीनू जी,
जो ये तो वैसा ही है जैसा जो हम देखते रहे या होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चीज को वो राष्ट्र स्मित अपने देश की अस्मिता से जोड़कर और इसको पूरे का पूरा घुमाने का प्रयास करती है। यहाँ तो पूरा मसला मामला सामने है। जो राहुल गांधी ने कहा है, क्या गलत कहा है उन्होंने कि अंपायर ही उसको एक्सपोज हो गया अंपायर। अब इधर उधर की बातें क्यों, क्या कहिएगा आप मीनू जी? अनम्यूट कीजिए। सॉरी जी संजीव जी, देखिए रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट जो होता है वो एफडीआई की जो मोदी जी बार बार बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपका स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, उसमें इस तरह की धांधलियां नहीं होती है जो कि आपके यहाँ हमारे यहाँ रोज रोज निकल के आ रही हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नेचुरली फ्लो इन करेगा, आपके यहाँ नेचुरली आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक के बाद एक रिपोर्ट आ जा रही है और जो सरकार है वो उसको राष्ट्रवाद देशभक्ति की आड़ में उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। अब आपको याद हो कि पहली बार जब हिंडनबर्ग ने पर्दाफाश किया था इस अडानी के इस घोटाले का कि ऑफशोर फंडिंग कैसे ये रिडायरेक्ट करते हैं, यहाँ से फंड्स को विदेश ले जाते हैं और वहां से फिर अपनी कंपनियों को खरीदते हैं और फिर उनके स्टॉक प्राइस इतने ज्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं, तो पब्लिक सोचती है कि भाई शेयर मार्केट में उबाल आया हुआ है, तो जिस वक्त उबाल आता है पब्लिक खरीद लेती है, अरे भाई मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और वो डंप करके जो अडानी जो है वो बेच के और बाहर निकल जाता है, क्योंकि नकली बढ़ाया हुआ होता है। एक्चुअल प्रॉफिट उस कंपनी में उतना है नहीं, क्योंकि बाहर से फंड डाल रहे हैं आप, तो उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो चीज जो है, ये जो है, जो इस तरीके की जो बेनामी कंपनियां, आप इसको कह लीजिए शेल कंपनी को हिंदी में बोल दीजिए क्योंकि दर्शकों की सुविधा के लिए, तो ये इस तरीके की कंपनियां हैं जिनका कि बाद में खुलासा ये भी हुआ था कि मॉरिशस में कंपनियां हैं वो एक कमरे में चल रही हैं, या बस एक किसी कमरे के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है अडानी एंटरप्राइजेस, वहां रहता कोई नहीं है, कोई नहीं, ऑफिस भी नहीं है। तो इस तरीके की जो कंपनियां, ये इस तरीके के जो शेयर बाजार में जो इस तरीके का जो एक विश्वास होता है जब इन्वेस्टर का, और खासकर विदेशी इन्वेस्टर का, वहां जब विश्वास डगमगाने लगता है तो उसमें आप देश प्रेम या देशभक्ति की बातें नहीं ला सकते। पिछली बार जब आया था ये रिपोर्ट तो अडानी जी आए थे और जैकेट और कुर्ता पजामा पहन के और राष्ट्र का झंडा लगा लिया उन्होंने बाजू में भारत का तिरंगा, और वहां वो दुहाई देने लगे कि भारत के ऊपर एकता अखंडता के ऊपर खतरा है। भारत की एकता अखंडता के ऊपर खतरा नहीं है, ये आपको आगाह कर रहे हैं कि कहां ले जा रहे हैं आप राष्ट्र के। आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के भीतर आपके यहाँ धांधलियां चल रही हैं। जो आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और 3रे नंबर की बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट को रेगुलेटेड करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट इन अ वे जुए का अड्डा बना हुआ है। आप देखेंगे कि आज ही आप जो हम लोग बात करते हैं ना कि खून क्यों नहीं खोल रहा, लोग शेयर बाजार के उसमें जुए की अड्डेबाजी में लगे हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं वहां एवरीडे। और उसमें होता क्या है कि इसी तरीके से खबरें आती हैं, एक्चुअल खबरें आती हैं, और वो जो कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस है नहीं, और जो कि शॉर्ट सेलर है या जो बुल्स एंड बियर्स का खेल चलता रहता है, एक दूसरे की खींचतान में लगे रहते हैं, जिसका दाव पड़ जाता है वो जीत बेच के या खरीद के निकल लेता है बाजार से। आम इन्वेस्टर ताकता रह जाता है। आम इन्वेस्टर के पास क्या है, 1,00,000 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया किसी के पास वो। लेकिन जो ये इस टाइम ये जो अडानी का खेल है, ये बड़े प्लेयर का खेल है। और रही बात ये कि हिंडनबर्ग को क्या मतलब है इस बात से, हिंडनबर्ग को मतलब है क्योंकि अडानी के शेयर्स इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड हैं। आपकी अर्थव्यवस्था जब इंटरनेशनलाइज्ड है, आप इंटरनेशनल मार्केट से, शेयर मार्केट से सीधे जुड़े हुए हैं, तो आपकी कंपनी की रिपोर्ट्स के बारे में, और जो हिंडनबर्ग को कहा जाता है, आप शॉर्ट सेलर कह लीजिए उसको, लेकिन शॉर्ट सेलर भी इन्वेस्टर होता है शेयर मार्केट का। तो जब वो शॉर्ट सेलर अगर शॉर्ट सेल कर रहा है तो वो डेफिनेटली रिसर्च करेगा। जो समझदार इन्वेस्टर होता है वो कंपनी की रिसर्च करके जो भी स्क्रिप्ट होती है उसकी रिसर्च करेगा और उसके बाद इन्वेस्ट करेगा। तो हिंडनबर्ग की खासियत इसमें है कि ये कंपनीज की रिसर्च करता है, और जब रिसर्च से इसको पता चलता है कि मैं इसको अगर शॉर्ट सेल कर दूं, मतलब शॉर्ट सेल करने का मतलब कि भविष्य में इसका रेट गिरेगा। तो क्योंकि ये पास्ट में बताते हैं कि पिछली बार भी लाइट में आई थी ये बात की करीब ये कई कंपनियों को ये इस तरीके से रिसर्च करके इसने और शॉर्ट सेल किया, और अंत में वही हुआ कि कंपनियां बैठ गई और ये इससे अपना पैसा कमाया, वो उसका धंधा है। लेकिन आपको इससे बेचैनी क्या है? अगर देखिए देश की विपक्षी पार्टी
का पार्टियों का मतलब ही यही है कि वो चाहे इन्वेस्टर हो या देश के आम नागरिक हो या कोई भी हो, उनको, और अगर आपकी धांधलेबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे आवाज उठाना। अब माधवी बुच के बारे में कि जो सेबी का हमेशा आईएएस ऑफिसर एक चीफ बनाया गया या माधवी बुच लाई गई गुजरात से, वो भी आप अंदाजा लगाइए सड़ांध कहां तक फैली हुई है कि सेबी की चीफ भी गुजराती है और जो अडानी साहब है वो भी गुजराती है, उनके भाई भी गुजराती है जो विदेश में बैठे हुए हैं, इनकी शेल कंपनियों का जो पैसा इंतजाम करते रहते, इन्वेस्ट करते रहते हैं और री इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इसमें जो आप जो करना चाह रहे हैं कि आप जो देशद्रोह की और देशभक्ति की दुहाई देके करना चाह रहे हैं, उससे वो माकूल जवाब नहीं है, पब्लिक के गले नहीं उतर रहा है। और देखिए रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, तो जवाब या तो वित्त मंत्री दें सरकार की तरफ से, सरकार को देना चाहिए ना। सेबी अगर कटघरे में है तो कौन जवाब दे? या तो माधवी बुच जवाब दे जो कि सेबी की चीफ है, या फिर सरकार दे, वित्त मंत्री दे उनकी तरफ से जवाब। यहाँ कौन आ रहा है? जो सरकार, जो पार्टी सत्ता पे काबिज है इस वक्त, वो भी 240 वोट के साथ, 240 सीटों के साथ, उनके एक प्रवक्ता आ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। और वो क्या जवाब दे रहे हैं? वो राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। तो देखिए मैं ये कहती हूँ विपक्ष राजनीति क्यों नहीं करेगा? विपक्ष है ही इसीलिए कि अगर कोई गलत हो रहा है, जनता की हितों के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको रोके। लेकिन अगर आपको इससे बेचैनी हो रही है, उसके बदले में आप विपक्ष के नेता की अरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ईडी से अरेस्ट करवा रहे हैं, तो अगेन एक और आत्मघाती कदम। मतलब बांग्लादेश के जो घटनाक्रम है उससे सबक नहीं लिया। बांग्लादेश में शेख हसीना ने बहुत कुछ किया, इकोनॉमी को बूस्टअप किया, लेकिन यहाँ मात खा गई कि विपक्ष के साथ उनका भी यही रवैया रहा जो मोदी जी का है। उन्होंने भी विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर रखा था, विपक्ष की आवाज को बंद कर रखा था। अगर तो वही मोदी जी यहाँ करना चाहते हैं कि ये जो राहुल गांधी है ये सबसे ज्यादा मुखर हो रहा है, ये सबसे ज्यादा बोल रहा है, ये ताकत दे रहा है, ये डरो मत करता रहता है विपक्ष के नेताओं को, और विपक्ष के नेताओं को इससे हिम्मत मिलती है। तो बेटर है इनके जो चीफ है ये इसी को अंदर बंद करो, तो अपने आप चुप हो जाएगी आवाज। लेकिन देखिए ये विपक्ष वो विपक्ष नहीं है जब पहली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उस वक्त कोई कमजोर ढुलमुल सा विपक्ष था, यूनाइटेड नहीं था। लेकिन इस बार का विपक्ष और इस बार जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट और विपक्ष की मजबूती और एकता वो एक अलग पेडेस्टल पे खड़ी हुई है। तो चाहे आप राहुल गांधी को जेल में डालेंगे, आप सड़क पे बुला रहे हैं पब्लिक को कि आइए सड़क पे, हम आपके नेता को जेल में डाल रहे हैं, तो शायद मोदी जी को वो सीन अच्छा लगता होगा कि सड़क पे जनता आए और फिर उसका दमन किया जाए। प्रोबेबली यही इरादा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो इरादे ठीक नहीं है, आप ठीक कह रही। सुधीर सर, जो हिडनबर्ग के जो इन्वेस्टर हैं अमेरिकी बिजनेसमैन, उसको जो जॉर्ज सोरोस उनका एजेंट बताया जा रहा राहुल गांधी को, बड़ा विडंबना है कि आप जो सामने निकल कर आ रहा है, सारे ब्लेम्स आपके ऊपर हैं, और वो राहुल गांधी तो निरंतर कहीं ना कहीं कटघरे में लंबे वक्त से कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं कि क्या अडानी है क्या अंबानी है, और अब जो आपके ऊपर चीज सीधे आ रहा है कहीं ना कहीं, अब आप उनको ये कहना कि वो एजेंट हैं उनके, क्या है ये सब? किस तरह की राजनीति भी यदि हो रही है तो ये कैसी राजनीति है सर? सुधीर सर जी धन्यवाद संजीव जी। देखिए, जिस तरह से घपलों और घोटालों की झड़ी लगी हुई है, उससे कहना बड़ा मुश्किल है कि दाल में काला है या काले में दाल है, या कि दाढ़ी में तिनका है या तिनके में दाढ़ी है, वाली हालात उत्पन्न हो चुके हैं इस देश में। आप राफेल घोटाले से याद करके इलेक्टोरल बॉन्ड शेयर घोटाला, ईवीएम की गड़बड़ी, चुनावी धांधली, और अब ये हिडनबर्ग का भी ये पहला मौका नहीं है जब उसने इस तरह का भंडाफोड़ किया है। इसके पहले भी हंगामा उस पर हो चुका है, लेकिन ये निर्लज्ज सरकार अपने को बचा ले गई थी और अडानी का बाल बाका ना हुआ। और अब तो जो राहुल गांधी का बयान आया है और जिस तरह से एयरपोर्ट से लेकर तमाम चीजें अडानी को दी जा रही हैं, जिनको लेकर जब लोकसभा में आपत्ति हुई तो उन्होंने A1 A2 कर दिया, तो जाहिर है कि A1 A2 के बारे में ही ये मुद्दा है। और आप गौर करें कि इस मामले में जो कैफियत आई है अभी तक, वो नई कैफियत का दरवाजा खोलती है, और इतने नुक्स और इतने नुक्ते हैं कि शक की सुई में कंपन उत्पन्न होता है। शुरुआत अगर आप करें तो माधवी बुच से करें। माधवी बुच
पहली प्राइवेट सेक्टर की महिला हैं जिन्हें सेबी का पहले सदस्य और फिर चेयरमैन बनाया गया। इसके पहले प्राइवेट सेक्टर से किसी को भी सेबी का चेयरमैन नहीं बनाया गया था। सीधे सीधे इसके पीछे जो गुजरात कनेक्शन है उसका हाथ है। उसके बाद उन्होंने जो फैसले लिए सेबी के चेयरमैन की हैसियत से, इसमें जिस कंपनी का नाम आ रहा है वो है ब्लैक स्टोन, और ये सारा मामला जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। और इसमें छोटा मोटा 2-4 करोड़ 20 करोड़ का मामला नहीं, इसमें कई 100 करोड़ कई हजार करोड़ का खेल होता रहता है। और इसमें जो नाम अभी तक आए हैं उसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की कंपनी का नाम आया है, लॉन्ड्रिंग का मामला आया है। जिस तरह से कैरम में आप स्ट्राइक करके जो है फिर वापस गोटी गिराते हैं, तो सीधे सीधे ये पहले विदेश में फंडिंग करते हैं, विदेश से फिर वापस लाके हिंदुस्तान ले आते हैं। तो इस तरह का सारा जो है घपला घोटाला हुआ है। तो इसमें जो इनके पति हैं माधवी बुच के, धवल बुच, ये पेशे से इंजीनियर हैं और इसके पहले प्राइवेट सेक्टर में थे, लेकिन अब वो जो है ब्लैक स्टोन कंपनी के सलाहकार की हैसियत से काम कर रहे हैं। सेबी के चेयरमैन गुजराती, उनके पति सलाहकार, और जिस कंपनी को उपकृत किया गया है वो वही कंपनियां हैं जिन्हें ब्लैक स्टोन ने फाइनेंस किया या स्पॉन्सर किया या शुरू या परिवर्तित किया। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि जड़ें कितनी लंबी है और अडानी के हाथ कितने लंबे हैं। अडानी के हाथ अगर इतने लंबे ना होते तो जाहिर है कि अब तक उन पर कार्रवाई हो चुकी होती, और माधवी बुच इतनी बेखौफ होकर इस तरह की कार्रवाइयां नहीं करती। इसमें जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो खेल हुआ है, इसमें एक लंबा खेल है, और ये मान के चलें आपकी इसमें अगर निष्पक्ष जांच होती है जैसी कि राहुल गांधी ने मांग की है, इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला या उसकी जो निर्देश आया था वो भी संतोषजनक नहीं है। और अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आइसबर्ग की तरह दबा हुआ है, उसका एक ऊपरी सिरा हम लोग देख रहे हैं। और जहां तक सरकार की बात है, जांच की बात है, तो ये जो कहते हैं ना, सरकार अपना चेहरा नहीं साफ कर रही बल्कि आईने को साफ कर रही है, कि ताकि आईने में उसका चेहरा साफ दिखे। तो जो अपने चेहरे के बजाय आईने को की धूल साफ करने का जो खेल कर रही है, जो एक पाखंड या एक स्वांग कर रही है, वो हमें नजर आता है। इसमें एक और बात है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मामला होता है। पहले ये था कि यूनिट्स को 3 साल तक रखना होता था, उसके बाद आप यूनिट्स को बेच सकते थे। लेकिन सेबी के चेयरमैन की हैसियत से माधवी बुच ने 3 साल की अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया। जाहिर है कि इसके पीछे उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत थी जो अडानी या उनके लोगों से जुड़ी हुई थी। इससे उनको लाभ ये हुआ है कि पहले जो टैक्स देना पड़ता था 35%, वो अब सिर्फ 12.5%। तो कई हजार करोड़ पर आप 1 साल में यूनिट बेचकर अगर 35% से 12.5% टैक्स चुकाकर निरापद होकर निकल जाते हैं, तो उससे अंदाज लगाइए कि इसमें माधवी बुच ने किस तरह से, जिसको कहते हैं खेल नहीं खेला किया है। तो ये जो खेला हुआ है, इसमें और बहुत छोटी छोटी कई बातें हैं जो कि जांच से सामने आएंगी, और बहुत ही तकनीकी चीजें हैं जिन पर कि हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये मामला निश्चित ही मान के चलिए कि बहुत गंभीर है। और स्वतंत्र भारत के अमृत काल में ये जो भंडाफोड़ किया है हिडेनबर्ग ने, तो हिडेनबर्ग इसके पहले और भी लोगों के बारे में भंडाफोड़ कर चुका है, पर्दाफाश किया है, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हिडेनबर्ग को माफी मांगनी पड़ी हो या उसको कटघरे में खड़ा किया गया हो या किसी ने उसको दंडित किया हो। तो उसकी एक जो साख है, उसकी जो प्रतिष्ठा है और उसकी जो प्रामाणिकता है, उसके मद्देनजर ये कहना चाहिए कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। और ये जो गुजराती कनेक्शन है, बुच परिवार, अडानी परिवार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये जो पूरी लड़ी और पूरी जो चेन बनती है, ये कहीं ना कहीं सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं या तो उनकी सीधी प्रत्यक्ष उनकी भूमिका है या कहीं ना कहीं परोक्ष तौर पर उन्होंने लाभान्वित करने का खेल खेला है। और मुझे लगता है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी या एक साझा उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाती है और दूध का दूध पानी आता है, तो एक बड़े पैमाने पर उथल पुथल होगी और उसका खामियाजा
न सिर्फ कारपोरेट के लोगों को बल्कि सेबी के लोगों को और कई राजनीतिज्ञों और मंत्रियों को भुगतना पड़ेगा। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि न केवल सेबी बल्कि सरकार के भी ऊपर बन आई है, बनी आई है, बन तो आएगी आप जो कह रहे हैं। सुनील सर, ये जो साजिश की बात हो रही है, साजिश है, कैसे आप इसको कि जो रिपोर्ट को एक सिरे से उन्होंने वो साजिश जो पिछली बार हुआ था ना, पहली रिपोर्ट आई तब भी यही चीजें कही थी, और जो सुधीर सर ने बहुत सारी बातें की कि ये जो घबराहट या ये जो बौखलाहट, ये जो पूरी की पूरी एक तिलमिलाहट आखिर क्यों? सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। साजिश किसको कहते हैं? जिसको जो चीजें आपके सामने नहीं है और आपके खिलाफ कोई उसका परिणाम आने वाला है, इसमें तो ऐसा है नहीं। साजिश तो लोग कर रहे हैं इस देश के खिलाफ जो तथ्यों को एक अलग तरह से व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इस देश में आवे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का जो निवेश आया किन लोगों ने किया ये तो पता चलना चाहिए। आपके अकाउंट में पैसा जमा हो उससे किसी को एतराज नहीं है, हमको भी एतराज नहीं होगा, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा जमा कौन कर रहा है ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, मूल सवाल तो इसी बात का है। भाई आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत अच्छा काम किया। यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग माफिया हैं, ड्रग का धंधा करते हैं, तस्करी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। कौन लोग हैं ये जिन्होंने आपको पैसा दिया? और अगर आपको ये पता नहीं है और या जानबूझ के पता होने के बावजूद भी आप ऐसे तत्वों से पैसा ले रहे हैं तो आप एक संप्रभु राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तथ्य है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। आप कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, तो हिंडनबर्ग ने कब छिपाया कि नहीं मैं बड़ा भारी औद्योगिक घराना हूं? कभी तो कहा नहीं उसने तो हमेशा कहा कि मैं शॉर्ट सेलर कंपनी हूं। भाई डंके की चोट पे कहा और अपने वेबसाइट पे लिखा। ये कोई खुफिया जानकारी तो आप दे नहीं रहे। रविशंकर प्रसाद जी और जो महाराष्ट्र के नेताजी हैं, कोई ऐसी जानकारी तो आप नहीं दे रहे जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो सबकी जानकारी में है। आप ये बताइए कि जो माधी बुश को आप ले आए 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आती, 2015 में माधी बुश अपने शेयर्स अपने पति को ट्रांसफर करती और 2017 में वो सेबी की मेंबर बन जाती है, 2022 में वो सेबी की चेयरमैन बन जाती है। या कोई ऐकिक नियम से चलता है क्या? ये सब चीजें सोच समझ के नहीं की गई हैं। दूसरी चीज, आप एक सेबी के चेयरमैन के रूप में आप दुनिया को बताती रहती हैं, या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्वेस्टर को बतावें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। जो पंजीकृत कंपनियां हैं इस देश में, उनके जो शेयर्स हैं या जो उनके म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक काबिल अगर आपका कोई आर्थिक जानकार होगा तो आप सही कहेगा ना। अगर वो आपसे कहता है कि आप मॉरिशस की कंपनी में पैसा जमा कीजिए, आप बारमूडा कंपनी में पैसा जमा कीजिए, ये कौन सी कंपनियां हैं? अगर आप उन कंपनियों में पैसा जमा कर रहे हैं, अपना पैसा ही सही, मैं मान लेता हूं कि वो माधवी बुश का ही पैसा है, वो कहीं जमा करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप पैसा अगर मॉरिशस में जमा कर रहे हैं, अगर आप पैसा बारमूडा कंपनी जमा कर रहे हैं, आप ऐसी जगहों पे पैसा जमा कर रहे हैं जो टैक्स हेवन स्थान है, तो क्या आप पे सवाल नहीं पैदा होता क्यों पैसा जमा कर रहे हैं? और वही पैसा घूम फिर करके फिर अब ये देश में जमा हो जा रहा है और दूसरी कंपनियों में लग जा रहा है। और वो कंपनियां कौन है? जो अडानी साहब चलाते हैं। तो ये मतलब जो लोग ये बात उठा रहे हैं कि देश के साथ धोखा है, अरे देश के साथ धोखा तो बिल्कुल है, कर आप रहे हैं। यह बिल्कुल देश के साथ धोखा है, देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा है, काला धन को बढ़ावा देने की कोशिश है, टैक्सेशन को बचाने की कोशिश है, पूरी कर व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देने की कोशिश है। और जब आप ये कोशिश करते हैं तो जिस देश में आप कर रहे होते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था को आप चोट पहुंचा रहे होते हैं। बिल्कुल आप नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल देश के साथ धोखा है, लेकिन कर कौन रहा है? कर आप रहे हैं। बिल्कुल। और आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इन गतिविधियों में शामिल है। हिंडनबर्ग ने तथ्यों को सामने रख दिया कि माधी बुश क्या है। माधी बुश का इंटरेस्ट क्लास क्यों नहीं था? आप बार बार
में जब आपके पास अडानी साहब की जांच आपको दी गई तो आपने बार बार क्या कहा? आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ऐसे कई मामले हैं जिनकी हम जांच नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं जांच कर पा रहे हैं? ये बात अब समझ में आ गई कि आपका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था अडानी कंपनी के साथ, आपका खुद आर्थिक खिचड़े हुए थे, धवल बुद्ध साहब के आर्थिक खिचड़े हुए थे। अब देखिए आपने कैसे दुरुपयोग किया। धवल बुद्ध साहब इंजीनियर हैं और सलाहकार किस कंपनी के हैं? जो इन्वेस्टमेंट का काम करती है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करती है। वह कंस्ट्रक्शन में काम करती है, ऐसा कंस्ट्रक्शन कराती है जो किराए पर दिया जाता है। ब्लैक स्टोन का हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसी कंपनी हो जो ऐसे कंस्ट्रक्शन कराती हो जो किराए पर दी जाती है। बेचने के लिए लोग, कंपनियां तो हैं रियल एस्टेट में, किराए पर देने वाली कंपनियां एक आध होंगी तो होंगी, मेरी जानकारी में कोई नहीं है। जितने रियल एस्टेट डेवलपर्स को मैं जानता हूं सब वो जब रियल एस्टेट डेवलप करती हैं और बेच देती हैं। ब्लैक स्टोन कंपनी में ज्यादातर इस बात का है धंधा है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं रेंट आउट करने के लिए। यह यूरोप में एक प्रचलन है। आप इंजीनियर हो के इतने बड़ा सलाहकार आप हो गए, और वो भी आपके पास कोई अनुभव हो आर्थिक सलाह देने का, इस तरह के आर्थिक गतिविधियों में शामिल किसी कंपनी को सलाह देने का कोई आपका एक्सपीरियंस हो। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बावजूद भी एक निवेश आर्थिक गतिविधियों में शामिल एक कंपनी के लिए अगर आप सलाहकार बनते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की सिफारिश है, ऐसे व्यक्ति का दबाव है जो उस कंपनी को लाभ पहुंचा रहा होगा। तो क्या निर्मला बुद्ध जी की वजह से धवल जी को इस तरह का सहयोग नहीं? और वो कंपनी कैसे आई? उनके दोस्त जो है जैन साहब, उनके माध्यम से वहां गए वो। तो आप कोई ऐसा थोड़े है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आप कहते हैं कि साहब तो देश के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन वो निर्मला बुद्ध कर रही है। अरे माधवी बुद्ध कर रहे हैं। आप पता कीजिए उनके बारे में, क्यों? अगर नहीं कर रही है आप पाक साहब कर दीजिए कि नहीं साहब हम अभी जांच करते हैं। जांच, आप कोई जांच करने के बजाय आप ये बता दे रहे हैं साहब कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माधवी बुद्ध साहब ये बता रही हैं कि मैं कितने काबिल हूं, ये मेरी योग्यताएं हैं। बहुत अच्छी बात है। योग्य व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा आदमी बेईमान नहीं होता क्या? नहीं हो सकता। अगर आपने कोई ऐसी गतिविधि नहीं की है या आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जांच करा दीजिए। आपको खुद कह देना चाहिए कि मैं पद छोड़ रही हूं और हमारी जांच करा दी जाए। जिस भी संस्था से करानी हो करा लीजिए। डायरी में नाम आ गया था, लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने कहा कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मेरा नाम नहीं आ क्लियर हो जाता। ये वही पार्टी है ना। बिल्कुल। तो आप अपने ही पार्टी के नेताओं का अनुसरण कर लीजिए। सवाल इस बात का है कि अगर यह विषय जांच का है, जी बिल्कुल, हिडेनबर्ग ने जो तथ्य रखे हैं, और यह इतना बड़ा विषय है जो यह उस पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है जो अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का दावा करती है, जो यह कहती है कि आर्थिक अनियमितताओं में बेदाग हम है। माधवी बुद्ध साहब कहती हैं कि मेरा आर्थिक गतिविधियां मेरी खुली किताब है। खुली किताब से ये पन्ने निकाले गए हैं। ये जो पन्ने निकाल के लोग पढ़ रहे हैं वो खुली किताब से निकाले। बिल्कुल सर। जो तथ्य लोगों की जानकारी में है, जो आपने ईमेल किया। आपने ईमेल कैसे किया? अगर आप ये कहते हैं कि आपके पति के निवेश से आपको कोई मतलब नहीं है, तो जब आपके पति ने इन्वेस्ट किया या अपने पैसे को निकाल के कहीं और जगह लगाया, तो आपने कैसे ईमेल किया? आपसे क्या मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा का पूरा जो है वीवीएस सर्किल है, और इस वीवीएस सर्किल में सत्तारूढ़। दूसरी चीज, इस तरह के घपले, बड़े पैमाने पर लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट सरकारी संरक्षण के बगैर आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल संभव ही नहीं है। और अगर यह जो प्रयोग किया गया, जिसका श्रेय लेना चाहती है बीजेपी, कि आजाद हिंदुस्तान में के इतिहास में पहली बार किसी प्रोफेशनल को सेविका चेयरमैन बनाया गया, तो इसलिए नहीं बनाया गया कोई गुणात्मक परिवर्तन करना था। आपको अपने लोगों को लाभ पहुंचाना था। निश्चित। आपको ऐसे रास्ते इख्तियार करने थे जिससे आप अपने मनचाहे लोगों को लाभ पहुंचा सके और उनके काले धन को सफेद कर सके। बिल्कुल। आप पर ये आरोप लग रहा है तो इस आरोप से आपको मुक्त होना पड़ेगा। जी मैं दोबारा लौटू सर। मैं दोबारा लौटता हूँ। एक रवि जी से भी एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि
आपकी मंशा पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई कि आपने क्यों ये सब कदम उठाए। रवि जी, एक सवाल ये भी है, अभी इस पे ये भी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा है। बीजेपी ने ये भी कहा है कि जब संसद के सत्र होते हैं तभी ये रिपोर्ट्स आती हैं, और उधर कांग्रेस ने वो ध्यान दिलाया है कि आपने सत्र को समय से पहले समाप्त कर दिया। और दूसरी जो सुनील सर ने भी बात कही कि भाई आप क्यों नहीं जेपीसी को सौंप दीजिए, यदि सब कुछ बिल्कुल पाक साफ है, क्लियर है सब कुछ, तो सौंपिए। और ये आपके देश को, हमारे देश को जो लोग कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं, हमारी आर्थिक जो तंत्र है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सबको सजा दीजिए। क्या कहेंगे रविंद्र जी? जी नमस्कार। देखिए सर, बिल्कुल सही बात है कि संसद का सत्र जो है वो 12 तारीख तक चलना था, लेकिन उसको 2 कारणों की वजह से उसका सत्रावसान पहले कर दिया गया। एक सबसे बड़ा कारण जो सबके सामने है कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं और सभापति हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा था, उससे बचने के लिए सरकार के लिए बड़ा संकट की घड़ी थी एक। और दूसरा, अब जब ये सबके सामने खबर आ गई है तो एक ये भी रीजन लग रहा है कि सरकार के पास कम से कम इतनी इंटेलिजेंस तो रहती है कि उनको पता होगा किस तरह की खबर आ सकती है और उससे संसद के सत्र के आखिरी दिन किस तरह का हंगामा हो सकता है। अब बात आ गई है सर जेपीसी की। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक केवल 6 बार जेपीसी बनी है जी सर। 1987 में बोफोर्स से लेकर के और आखिरी बार 2011 में 2G स्पेक्ट्रम, ये जेपीसी का अभी तक जो है गठन किया गया है। 6 में से 2 बार, केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब हर्षद मेहता और केतन पारिक दोनों स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग थे, उनकी जांच करने के लिए जेपीसी बनी थी। जब उन लोगों की जांच करने के लिए हर्षद मेहता 1992 सर, हर्षद मेहता की जांच करने के लिए जेपीसी बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी, और हर्षद मेहता ने उस दौर में क्या एलिगेशंस लगाए थे, वो किसी से छिपे नहीं है। सबसे ताकतवर, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो थे प्रधानमंत्री उस वक्त के, उनके खिलाफ एलिगेशंस थे। उसके बावजूद भी तत्कालीन सरकार, जिसको कहा जाता था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि जेपीसी की जांच उन्होंने करवाई। उसके बाद से लेके उसके तुरंत बाद दूसरी जो जेपीसी बैठी वो 2001 में बैठी, जब केतन पारिक थे। केतन पारिक ने जो वक्त जो घोटाला किया था उसको लेकर जेपीसी बैठी, अटल बिहारी वाजपेयी की उस टाइम हुकूमत थी। उसके बाद से लेकर अभी तक देखिए जेपीसी, मोदी सरकार 10 साल हो गए और कितनी बार डिमांड की गई है जेपीसी की। आप देखिए जेपीसी की मांग क्यों की गई है। देखिए, जो संसद के भीतर जो सबसे मजबूत कमेटी होती है वो होती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो वो कमेटी है जो किसी भी तरह का लेखा जोखा की जांच कर सकती है, और वो उसके अध्यक्ष होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो पार्टी के विपक्षी दल के सबसे बड़े जो नेता होंगे वो उस पद को ग्रहण करते हैं। तो अब देखिए पीएससी, हालांकि अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन पीएससी का भी गठन अभी तक किया नहीं गया है। संसद के 2 सत्र बीत गए हैं, अभी तक दो सत्र बीतने के बावजूद भी जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जिसमें बिल के बारे में चर्चा होती है, जो पीएससी एस्टिमेट कमेटी जैसे इंपॉर्टेंट कमेटीज होती हैं, अभी तक उनका भी गठन नहीं किया गया है। और जेपीसी की जो डिमांड की गई है, देखिए जेपीसी ही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जेपीसी के माध्यम से ही सच जो है वो बाहर आ सकता है। और इसका रीजन क्या है, जो दूसरे इदारे हिंदुस्तान के भीतर थे, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, उन इदारों की हालत पिछले 10 साल में इस सरकार ने क्या कर दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक को हर बार टिप्पणी करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि 4% कन्विक्शन रेट है ईडी का, ये हालत ईडी की है। एनआईए का मामला देखिए, भीमापुर कोरेगांव का केस 6 साल 7 साल से चल रहा है, उसके आरोपी जेल में हैं, उनके ऊपर अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है, उनकी स्थिति देखिए। सीबीआई का मामला देखिए, सीबीआई के जो लंबे लंबे समय से मामले चल रहे हैं, लोग बिना ट्रायल के 6-6 7-7 साल तक यूएपीए के तहत वो लोग जेल में बंद हैं। तो जो एजेंसीज थी, जो हिंदुस्तान के इदारे थे, अब इदारों की बात कीजिए, यूपीएससी के चेयरमैन को 5 साल शेष रहते रिजाइन कर दिया। उनको इस बात का भरोसा नहीं है कि वो यूपीएससी को चलाने के काबिल हैं कि नहीं है, लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन को उनके पहले कितने लंबे समय तक एक सदस्य के तौर पर काम करवाया गया। चुनाव की घोषणा होने से कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान का रिजाइन कर देता है, और हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यों का जो इलेक्शन कमीशन था, वो जिस दिन सदस्यों का 2 सदस्य नए आते हैं उसी दिन चुनाव की घोषणा करता है।
उसके पहले उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इसलिए रिजाइन कर देते हैं क्योंकि उनको नोटबंदी के लिए कहा जाता है। ये इदारों की स्थिति है सर। जब हिंदुस्तान के इदारे इतनी कमजोर स्थिति में होंगे तो नेचुरली विपक्ष के पास जेपीसी की डिमांड करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब बात इन्होंने जो कही सर ने कि माधवी बुच का जो मामला है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, उसका जवाब देने के लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति इस मुल्क में अगर कोई है तो वो वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री के अलावा हिंदुस्तान का हर मंत्री बोलना शुरू कर देगा, लेकिन वित्त मंत्री की जबान से हम लोगों को ना हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट पर कुछ सुनने को मिला, ना इस बार कुछ सुनने को मिलेगा। और हैरानी की बात देखिए सर, मीडिया में भी ये बात छप गई, हैरानी की बात देखिए, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर लोकसभा के भीतर खड़े होकर कहते हैं कि हम लोगों ने वक्फ बिल को जेपीसी को सौंप दिया है। सर, जेपीसी नाम का उपयोग किया उन्होंने, जबकि वो दिया गया है ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को। कितना मूलभूत अंतर है इन दोनों के बीच में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी केवल 6 बार बनी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, उसका काम जांच करना है उस आर्थिक मामले को लेकर या उस मामले को लेकर जो विशेष तौर पर सौंपा जाए। और ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का काम है बिल के बीच में, बिल के अंदर उसके जरूरी संशोधनों को सुझाना। जब देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हर मुद्दे पर बोलने में माहिर हैं, जिनके पास हर तरह की तमीज और बदतमीजी की बात करने का अख्तियार है, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में वो जनता के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो स्थिति सरकार की है। ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर भरोसा कौन करेगा, कौन से इदारे पे भरोसा करेगा? अगर जेपीसी नहीं बनेगी तो कैसे न्याय मिलेगा? उसके बाद बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में लगभग क्लीन चिट दे दी थी। अब क्लीन चिट देने के बाद जब नए एविडेंसेस आ गए तो उन पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने का अख्तियार है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। और इसी तरह की स्थिति देखिए तब बनी थी जब जो डिफेंस मिनिस्ट्री का वो जहाज वाला एक मामला चला था पिछले 5 साल पहले। कौन सी जहाज थी सर वो? एक लड़ाकू विमान, रफाल का जब मामला चला था, देखिए रफाल के मामले में डिफेंस मिनिस्टर के अलावा सब मंत्रियों ने बोल दिया। डिफेंस मिनिस्टर ने कोई उस पर अपना जो कभी बयान ही नहीं दिया, उनके अलावा सब लोगों ने बोल दिया। इस सरकार के भीतर यही है, अगर मामला डिफेंस मिनिस्ट्री का है तो उस पर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जवाब देते हैं। अगर वित्त मंत्रालय का मामला है तो उस पर एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री जवाब देते हैं। कभी जिन मंत्री के साथ जुड़ा मामला है वो मंत्री कभी जवाब नहीं देते। और मैं लास्ट बात कहता हूं, मुझे याद है सर एक बात, जब स्वर्गीय अरुण जेटली जिंदा थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री थे, आकाशवाणी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसी ने उस वक्त पे कोई एक मसला चल रहा था। उस मसले के बारे में जब हमने पूछा कि सर ये मामला चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, उनका कहना था कि सम प्रॉब्लम्स फाउंड देयर ओन सॉल्यूशंस। ये सरकार उस नीति पर काम कर रही है, अपनी तरफ से कोई जवाब देना नहीं है और अपने आप कोई समाधान निकल जाए तो ठीक है। बिल्कुल, बात सही है। आपने पूरी तस्वीर जो रखी कि वो आखिर जाए तो जाए कहां। हमारे जितने भी संवैधानिक संस्था है उनको किस तरीके से इन्होंने डिटोरिएट किया है, देश पूरा देख रहा है, लगातार सबके सामने है। और आपने जो बात की वो जो इन्हीं को सौंपा गया, तो सेबी को, तो सेबी का भी तो निकल के आ गया ना कि वो खुद ही उसे क्या उनकी स्थिति हुई जिस पे भरोसा था। खैर, मैं एक सभी से छोटा सा सवाल ये करूंगा, बात जब आज हुई, ये एक उम्मीद थी कि शायद फिर बाजार क्रैश होगा, और वो बाजार चूंकि स्थिर हो गया और वो संभल गया, तो उसके बाद ये कहा गया कि देखिए ये पूरे का पूरा उससे जोड़ दिया गया। जो हमने, जो हमारा शीर्षक भी है कि शायद वो जो कहते हैं ना कि चिंदी मिल गई है तो रंगरेज बनने वाली जो बात है, तो हम इस पे ये समझना या जानना चाहेंगे सभी की, मैं दादा से लेकर और आखिरी तक, फिर मैं रविंद्र जी के पास तक जाऊंगा, कि ये बहुत लंबे वक्त से बात उठ रही कि ये पूरी की पूरी जो है गुब्बारा गैस से भरा हुआ है, कब ब्लास्ट हो जाएगा भरोसा नहीं। ठीक है कि अभी आज तो संभला हुआ है बाजार, ये कब तक हम इसमें खुशियां मनाता रहेगा निवेशक, जिसको लेकर बहुत चिंता है। कल जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तब से हो रही थी। दादा आपसे शुरुआत करूंगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने तो यही बात कहूंगा, अगर आप पड़ोसी देश का जिक्र करते हैं, देखा है तो एक दिन में नहीं हुआ, बहुत दिन से कुछ रोष पैदा हो रहा था, जिस कारण से ही हो, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो विस्फोट जैसे होते हैं, इसका आधा विस्फोट, जनता का विस्फोट, हम आधा विस्फोट देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान। अब उसको सेमीफाइनल कर सकते हैं, फाइनल अभी बाकी है।
ये जिस तरह से चल रहा है, ये चाहते हैं कि जनता ऐसे सड़क पे उतर के आए। अरे तभी इसको तभी सबक मिलेगा ना कि दूसरे देश में फिर भी एक प्रधानमंत्री की तरह भागना पड़ेगा। तो ये स्थिति ना हो, भारत का प्रधानमंत्री का देश में ही रहना चाहिए, देश से भागना नहीं चाहिए। लेकिन स्थिति जो हो रहा है, मुझे शंका हो रहा है कि ऐसे नौबत ना आ जाए, क्योंकि अगर अगर क्या था डिमांड, छात्र का डिमांड था प्रॉपर इंक्वायरी का डिमांड था, जो उनका डिमांड था, इसमें भी डिमांड है, प्रॉपर इंक्वायरी का डिमांड है। बिल्कुल। आप वही पार्टी अब कलकत्ता में हंगामा कर रहा है कि वहां पे इंक्वायरी नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी सरकार वहां पे बोलने के लिए जहां जहां विपक्ष का सरकार है वहां पे वो सारे वो नीति कानून सब दिखाएंगे, लेकिन जब अपना दिल्ली का जब बात आएगा तो उसमें वो नहीं, उसमें सुनेंगे। ये तो दोहरापन चलने के लिए अभी चल गया कुछ दिन। ऐसे मैं इसको कहता हूँ कि कुछ गैर लोकतांत्रिक काम में लोगों को मजबूर ना करे, ये मेरे का कहना है कि सचमुच अगर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें ही समाधान होना चाहिए। लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आप विश्वास करते हैं तो पार्लियामेंट को इस समय रोकिए। पार्लियामेंट इज द राइट फोरम। उसमें तो जो जेपीसी अगर बनता है उसमें लेकिन एनडीए का ही मेजोरिटी मेंबर होगा, इसमें नहीं है कि अपोजिशन का मेजोरिटी। हाँ, अपोजिशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन मेजोरिटी तो उनका ही होगा। तो वो तो अपना बात जो भी वहां रख सकते हैं कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि पता है उसमें जिन जिन लोगों को बुलाया जाएगा जब आएगा वो जा कहेंगे जो कहेंगे, इसके इतना छवि और खराब छवि तो, लेकिन छवि को खराब होने के लिए अब बचाने का कोशिश कर रहा है। ऐसे बचता नहीं है, दुनिया का इतिहास ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं थोड़ा इजाजत देता हूँ, बाद में मिलेंगे। बहुत आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मीनू जी, जो दादा भी बात कह गए और साथ साथ जो मेरा भी सवाल था, और इसके अलावा जो गुब्बारे वाली मैंने बात की कि ये जो इसको लेकर वो बड़े खुश हैं कि नहीं, देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, विफल हो गया, जो साजिश थी विफल हो गई। आपकी राय मीनू जी? जी देखिए, साजिश इसलिए विफल हुई है कि अडानी के जो शेयर्स हैं, लिस्टेड है जो शेयर मार्केट में, उसमें 75% जो होल्डिंग है वो अडानी के पास है और 25% पब्लिक में है। तो जो गिरेगा तो भी अडानी का मेन में 75% को ज्यादा घाटा लगेगा। 25% में अब आप अंदाज लगा लीजिए उसमें इंस्टीट्यूशंस के पास भी होंगे और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास भी होंगे। जो देखिए बड़ा बड़ा जो खिलाड़ी है शेयर बाजार में, वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर गुजरातीज, उनमें ज्यादा करके गुजरातीज हैं। ठीक है, आप पिछली बार आप पूछेंगे कि पिछली बार क्यों गिरा था? पिछली बार इसलिए गिरा था कि अचानक आसमान से बिजली गिरी थी। जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई थी जनवरी के महीने में पिछले साल, वो एक अचानक गिरी थी, ऑफ गार्ड जिसको कहते हैं ना, कि आप सोते हुए पकड़े गए थे, सरकार भी और शेयर मार्केट भी। तो उनको समझ में नहीं, उस वक्त तक ये आम इन्वेस्टर को और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर रिएक्ट कैसे किया जाए। तो उसमें ग्रेजुअली जैसे जैसे बातें खुली कि भाई 75% तो अडानी के पास खुद ही है, 25% पब्लिक में है, और उसमें भी बाद में खुलासा हुआ था कि इफ आई एम करेक्ट कि LIC को बता दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि मार्केट को गिरने नहीं देना है। मतलब वो लगातार खरीद करते रहे लेकिन मार्केट गिरता रहा, क्योंकि एक जनरल सेंटिमेंट जो था वो अगेंस्ट था। लोगों को ये लग रहा था कि बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सरकार, क्योंकि देखिए ये इनके सरकार के ही खून में व्यापार है भाई। एक होता क्या है कि आम आदमी के खून में होता है व्यापार, जो व्यापारिक व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार के खून में व्यापार है, उनके अपने कहने के अनुसार कि भाई मेरे खून में व्यापार है। तो और उनका साथ में गुजरात की लॉबी है पूरी, जो कि शेयर मार्केट के ऊपर हावी है, और जो मालिक है कंपनी का वो खुद गुजराती है, सेबी वाली खुद गुजराती है। तो उनकी कोशिश, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि, और हुआ भी क्या कि शाम को लीक हुई, संक्षिप्त कर दीजिएगा मीनू जी, संक्षिप्त कर दीजिएगा थोड़ा संक्षिप्त में जी। हाँ, शाम को लीक हुई रिपोर्ट, तो उसमें बहुत बड़ा टाइम था, गैप बहुत बड़ा था जो बाजार के जो सटोरिये हैं उनके पास और सरकार के पास, समझने के लिए कि इसके ऊपर क्या रिएक्ट करना है। और रिएक्ट करने के लिए तो देखिए बहुत बड़े बड़े फंडर्स लगे हुए हैं मोदी जी के साथ, तो वो बाजार को गिरने ही नहीं दिया उन्होंने। इस बार जो थोड़ी बहुत गिरावट आई वो सेंटिमेंट की गिरावट थी, अदरवाइज उन्होंने गिरने नहीं दिया, और गिरना भी नहीं था बाजार। इस बार जो इंतजार करे बैठे थे कि अडानी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस बार उनको पता था कि रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने पहले ही कह दिया था कि कुछ होने वाला है, तो वो तैयार हो गए कि अब फिर लाएगा ये कुछ।
तो इसलिए नहीं गिरा बाजार। ये मेरा एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनील सर क्या कहिएगा, गुब्बारा जो है कब तक हवा में लहराते रहेगा? बहुत छोटी छोटी टिप्पणी है मैं सभी से जो मैं जी चाह जी रहा हूँ। जी 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 जी। देखिए संजीव जी, दुनिया में ऐसा कोई गुब्बारा नहीं है जो अंततः फूटे नहीं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो अपराधी हैं वो बहुत चालाक हैं, उनके पास ताकत भी है, उनके पास पैसा भी है, और उनके पास षड्यंत्र रचने की इतने हुनर हैं कि जब वो कोई अपराध करते हैं तो बचने के लिए अपने उपाय भी उसके साथ ही बरतते हैं। आप 40 साल पहले की घटना याद कीजिए, बोफोर्स प्रकरण के कारण सरकार पलट गई थी, लेकिन आज की तारीख में चाहे बोफोर्स का मामला हो, चाहे हर्षद मेहता का हो, चाहे केतन पारिक का हो, चाहे तेलगी का हो या भूपेन दलाल का हो, ये सारे चीजें बहुत बौनी हो गई हैं। इस मामले में एक और नाम आया है जो आप लोगों ने छोड़ दिया, वो है अनिल आहूजा का, जो सेबी की चेयरमैन के पति धवल बुच के दोस्त हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके विनोद अडानी का पैसा उसमें लगा है, बरमूडा नाम की जगह पे। तो अंततः जहां आपने गुब्बारे की बात की, तो गुब्बारा अंततः फूटेगा। गुब्बारे का आयतन बड़ा होता है तो उसको फूटने में थोड़ा समय लगता है, और ये इतना बड़े बड़े घोटाले लगातार होते जा रहे हैं कि गुब्बारे का आकार एक सामान्य गुब्बारे जितना नहीं रह गया है, बल्कि इस बड़े गुब्बारे में कई छोटे छोटे गुब्बारे जुड़े हुए हैं। उम्मीद कीजिए कि हमारे देश में ऐसा घटनाक्रम ना हो जैसा कि हमारे पड़ोसी देशों में हुआ है, और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से ही सत्ता परिवर्तन हो, या फिर वे लोग हरकतों से बाज आए जो राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र की अस्मिता की दुहाई देकर राष्ट्र की आर्थिकी के साथ, राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता के साथ, गणतंत्र के साथ और जनता के साथ देशद्रोह या धोखाधड़ी कर रहे हैं। संजीव जी। बिल्कुल 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 सही आपने कहा। सुनील सर बहुत संक्षिप्त में आपकी, और फिर मैं रविंद्र जी से खत्म करूंगा। नहीं, जो आधारहीन गतिविधियां हैं या जो साजिशन गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनका तो लोग के सामने आना ही आना है। कब तक छिपा लेंगे? संभव नहीं है ये। और ये ऐसी चीजें हैं जिसका असर पूरे समाज पे, पूरे देश से पड़ता है। आप इनको छुपा नहीं सकते, कितना भी आप नैरेटिव बना लीजिए। और आज ये नैरेटिव बन गया है पूरे देश में कि ये सरकार आर्थिक घपलों को छुपाने में लगी रहती है। यह सरकार अपने गिने चुने जो कारपोरेट है उनको मदद करने के लिए लगी हुई है। यह सरकार नियमन की और जांच की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं देश की, उसको यह अपने हित में दुरुपयोग करना चाहती हैं और उनको कमजोर कर रही है। ये परसेप्शन पूरे देश में बना हुआ है। आप मतलब उस गुब्बारे में कोई दमी नहीं है सर। आप जिसका फूटने की बात कर रहे हैं उसमें कुछ, वो तो ऑलरेडी उसमें रिसाव शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव में ही लोगों ने उसमें पूरे मामले में तिली लगा दी, इसलिए अब कोई ताकत नहीं रह गई और यह पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया। अभी कुछ भी कहते रहे, लोग इनकी बातों पर विश्वास करने वाले नहीं जी। सर विश्वास करने वाले नहीं है। रवि सर आपकी टिप्पणी छोटी सी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है सर अब ये, क्योंकि अब भारत में जिस तरीके से खासतौर पर कोविड के बाद से शेयर मार्केट में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अब छोटे लोग बहुत ज़्यादा घुस गए, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं। हम जैसे लोग जो 10,000 से शुरू करके 2 लाख 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद थोड़ा बहुत भरोसा कायम किया है शेयर बाजार में और धीरे धीरे अपना एंट्री कर रहे हैं। कई जो खासतौर पर युवा लोग हैं वो इसको अपना करियर के तौर पर भी देख रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज में इस पर पढ़ाई के ऊपर भी चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि वो भरोसा कायम रहे और उस भरोसे को ठेस ना लगे, क्योंकि ये एक करियर का ऑप्शन के तौर पर भी आजकल लोग देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो है ही है, तो उस भरोसे को अगर कायम रखा जाएगा तो ही शेयर मार्केट जो है वो उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। और आम आदमी का पैसा सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी की जो स्थिति है, रोजगारी की जो स्थिति है, वो हमारे सामने है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत एक अच्छी शानदार चर्चा के लिए सुनील सर, सुधीर सर, मीनू जी और अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की चर्चा। इसमें निकल कर यही आता है कि ये जो गुब्बारे में हवा का दबाव था, पूर्ण एक भर चुका है, हो चुका है, और रिसाव की बात भी कहीं निकल के आई है। और ये जो है कितनी ही कोशिश की जाए, ये फूटने वाला है और उसके बिना रहेगा नहीं। अगर वक्त रहते अभी भी कुछ किया जा सकता हो तो कोशिश की जानी चाहिए सरकार की ओर से। जो भरोसे की बात अभी कही कि देश का जो भरोसा है उसको इधर उधर की बातें कर भ्रमित करने की बजाय कायम कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए।
हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।